प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने झांसी की रानी के भाग उदय में रानी का बचपन, शिक्षा, शादी तथा रानी बनने तक की कहानी सुनी। अब भाग अस्त में रानी का स्वराज की स्थापना के लिए अंग्रेजों से किए गए संघर्ष को सुनेंगे। आइए आरंभ करते हैं आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। मदनपुर की लड़ाई जीतने के बाद रोज की सेना ने सागड़ को अधिकार में किया। फिर मडावरा की गढ़ी को कब्जे में करने के उपरांत बानपुर राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। बानपुर के महल के कुछ भाग को तोप से उड़ा दिया, बाकी को जला दिया और इन दोनों राज्यों के बड़े कर्मचारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन महलों में पुस्तकों और चित्रों का भी संग्रह था, परंतु विप्लवकारियों की संपत्ति होने के कारण वे स्पर्श हो गए थे। वध और अग्नि बरसाती ही रोज की सेना 12 मार्च 1859 को तालबेहट आ पहुंची। तालबेहट पर प्राचीन दृढ़ किला लड़ाई के लिए उपयुक्त था, परंतु उसमें विप्लवकारी बहुत थोड़ी संख्या में थे और उनका नायक कोई बड़ा आदमी न था। मुकाबले में रोज सरीखा चतुर और विजय प्राप्त सेनापति तथा अंग्रेजों की विशाल सेना और तोपें। विप्लवकारी भाग गए और रोज ने तालबेहट का किला सहज ही अधिकार में कर लिया। चंदेरी में बानपुर के राजा का दस्ता था। रोज ने सोचा बगल के इस कांटे को पहले निकालना चाहिए। उसने चंदेरी पर हमला करने के लिए अपने एक अफसर ब्रिगेडियर स्टुअर्ट को भेजा। स्टुअर्ट ने बिना किसी कठिनाई के चंदेरी को पराजित कर दिया। झांसी की पूर्वी तहसील मऊ में एक छोटा सा गढ़ था। इस गढ़ में रानी की ओर से काशीनाथ भैया और आनंद राय इत्यादि छोटे छोटे जागीरदार तैयारी कर चुके थे। मऊ के दमन के लिए रोज ने बानपुर विध्वंस के बाद अपना एक दस्ता सीधा भेज दिया था। रोज ने झांसी पर चढ़ाई करने के पहले रानी लक्ष्मीबाई के पास संवाद भेजा। आप अपने दीवान लक्ष्मण राव, लाला भाऊ बख्शी, मोरोपंत तांबे आपके पिता, नाना भोपटकर, दीवान जवाहर सिंह, दीवान रघुनाथ सिंह, कुंवर खोदाबख्श और मोती साई साथ निशस्त्र चली आएं, अन्यथा कठोर और भयंकर परिणाम के लिए तैयार रहें। इस प्रकार के संवाद के लिए रानी तैयार थी, परंतु जिस मोती साई को जनरल रोज चाहते थे उसके स्मरण से रानी के दीवाने खास में हंसी का तूफान खड़ा हो गया। नाना साहब, रानी ने हंसी को रोककर कहा, इस मोती साई को कहाँ से पकड़ कर बुलाऊं? नाना भोपटकर ने कहा, सरकार के यहाँ यदि बनावट चलती होती और जाली सिक्के ढलते होते तो किसी न किसी को साईं का चोगा पहना दिया जाता। मोती साई दीवाने खास में मौजूद थी। झुंझलाई हुई सूरत बनाकर बोली, सरकार, दूत को बुलाकर पूछा जाए कि मोती साई किस हुलिया का आदमी है। मोरोपंत ने कहा, उसके लंबी दाढ़ी होगी, बड़े बड़े केश और खूनी आँखें। साईं और साधुओं ने अंग्रेजी फौज को भड़काने में ज़्यादा भाग लिया है, इसलिए रोज को एक साईं भी चाहिए। दीवान लक्ष्मण राव गंभीर होकर बोला, सरकार, उत्तर जल्दी भेज दिया जाना चाहिए। दूत को शीघ्र लौटना है, क्योंकि उसको कोई भी अपने घर नहीं ठहराना चाहेगा। भाऊ बख्शी ने कहा, और रोज यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, शायद दूत के पीछे पीछे आ रहा हो। मोतीबाई ने पूछा, और यह मोती साई कौन सी बला है? इसका क्या उत्तर होगा? रानी ने हंसी को दबाकर कहा, मैं बताऊंगी। लक्ष्मण राव फिर बोला, क्या उत्तर दिया जाए? रानी ने और भी अधिक गंभीर होकर कहा, मैं अकेली उत्तर देने वाली कौन होती हूँ? झांसी के समग्र मुखियों को, सब जातियों को, पंचों को जोड़ो। अपने सब सरदार इस समय झांसी में ही हैं। वे सब और आप लोग एक मत होकर कह दें तो मैं अकेली निशस्त्र चली जाऊंगी। वाक्य समाप्त होते होते रानी की ने श्वास और उच्छ्वास लिए तथा किसी उखड़े हुए भाव पर कठिनता के साथ कठोरता तथा के साथ नियंत्रण किया। तुरंत झांसी के मुखिया, पंच, सरदार इत्यादि इकट्ठे किए गए। जो कुछ उन लोगों ने कहा उसमें महत्व की बातें इस तरह थी, लड़ेंगे अपनी झांसी के लिए, अपनी रानी के लिए मरेंगे। हमारे पास जितना रुपया और आभूषण है सब स्वराज की लड़ाई के लिए रानी के हाथ में संकल्प है। जनमत रानी के मत से मिला हुआ था। इस समय बहुत प्रबल हो गया, परंतु रानी ने झांसी की हुंकार को वीणा की टंकार में परिवर्तित करके भेजा। उन्होंने लिखा, मिलने के लिए क्यों बुलाया? इसका बोरा आपने कुछ न दिया। मिलाप के पर्दे में मुझे धोखा दिखाई पड़ता है।
मैं स्त्री हूँ, निशस्त्र कैसे आ सकती हूँ? राज्य के दीवान और बख्शी ससैन्य आ सकते हैं। रानी ने इस चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर किए। भोपटकर ने कहा, आपकी नीति का क्या फल हुआ? रानी ने उत्तर दिया, यही कि अंग्रेज लोग बिना सूचना के झांसी पर नहीं चढ़ दौड़े। मार्टिन को चिट्ठी लिखी थी। हाँ सरकार, उसने जबलपुर के कमिश्नर को और इस जनरल को अवश्य कुछ लिखा होगा। फल? कुछ समय मिल गया, यही बहुत है। दूत को रानी की चिट्ठी दे दी गई। दूत गया। वह प्रस्थान ने कर पाया होगा कि पीर अली ने रानी के पास संदेशा भेजा, सरकार की आज्ञा हो तो मैं अंग्रेज छावनी में खबर ले आऊं कि कितनी और कैसी सेना है तथा कितनी तोपें हैं और वे लोग किस ढंग से झांसी पर आक्रमण करेंगे। मोतीबाई ने इन बातों का पता लगाने का सामर्थ्य तो प्रकट किया, परंतु पीर अली के भेजे जाने पर आक्षेप नहीं किया। पीर अली को अनुमति मिल गई। रानी ने मोतीबाई से कहा, तेरा नाम जैसे सुंदर रूप में अंग्रेजों के पास पहुंचा है, मुझको कोई संदेह नहीं। मेरे जासूसी विभाग के सरदार को ही साईं बना दिया गया है। मैं तो दरबार में बड़ी कठिनाई से इसी को रोक पाई। रानी ने कहा, मोती साईं कितना बढ़िया नाम है। और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोतीबाई भी हंसते हंसते बोली, सरकार मेरी चल नहीं सकती थी, नहीं तो मैं चिट्ठी के सिरनामे पर लिखवाती, मेम साहब रोज को मोती साईं का सलाम। चुपचाप हिंदुस्तान को पीठ दिखाओ और अपनी विलायत में झक मारो। जब यह चिट्ठी उनकी फौज में चर्चा पाती तब उस मुँह जले को मुँह दिखाने में ला जाती। रानी गंभीर हो गई। पीर अली कल तो लौट आएगा। यदि उसको किसी ने मार्ग में ही समाप्त न कर दिया तो? आदमी तो चतुर है, बहुत काइयाँ। मुझको उस पर कभी कभी अविश्वास हो जाता है, परंतु कुछ दिनों से वह ऐसा जी लगाकर काम कर रहा है कि संदेह निवृत्त हो गया। अंग्रेजों के साथ हिंदुस्तानी सिपाही हैं, मैंने भी सुना है। भोपाल और हैदराबाद की रियासतों के दस्ते हैं, कुछ तेलंगा पलटन हैं, बाकी गोरे। सब कितने होंगे? सरकार ठीक ठीक पता तो नहीं, कई हजार हैं। ठीक बात पीर अली के लौटने पर ही मालूम होगी। प्रथम भाग यहीं समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सपोर्ट करें। आपका अपना कृष्णपाल।